जय श्री सीताराम। हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था देख रहे थे। उसमें भी हमने देखा था कि कंपनी रूल को देख रहे थे, और कंपनी रूल जो कंपनी शासन था, हमने बताया था 1773 से लेकर के 1858 तक के जितने भी एक्ट आए हैं वो कंपनी रूल के अंदर आए हैं, कंपनी शासन के अंदर आए हैं। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया था। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का देखेंगे। पिट्स इंडिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो वहाँ के पीएम थे ब्रिटेन के, उनका नाम विलियम पिट था, तो उनके नाम से ये पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट, और ये 1784 में पारित हुआ। तो इस एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, और एक तरीके से सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का देखने को मिला कंपनी के ऊपर। तो आइए जानते हैं इस एक्ट में हुआ क्या। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि जो कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, इन दोनों को अलग कर दिया गया, और साथ ही 6 मेंबर की एक बॉडी बैठाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर ज़्यादा दी गई। जितने भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स थे कंपनी के, वो सारा जो है एक कंट्रोल बोर्ड के अंदर कर दिया गया, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात हुई थी, उसको इन्होंने और हवा दिया और ये आगे बढ़ा। और साथ ही साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने 1773 के एक्ट में देखा था, वो जो बने थे, तो उनको कहा गया कि आप कमर्शियल फंक्शन देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कहा गया कि आप पॉलिटिकल फंक्शन देखिए। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद चार्टर एक्ट की शुरुआत होगी। अब हम चार्टर एक्ट 1793 की बात करेंगे। तो होता यह है कि इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स वो ये रहा कि जो ट्रेड मोनोपोली थी, जो ट्रेड का एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था कि यही केवल यहाँ से ट्रेड करेंगे, तो 20 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इनसे इनकी जो सैलरी होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, तो उनकी जो सैलरी होगी ये भारत से ली जाएगी, भारत से सैलरी दी जाएगी। और एक चीज़ और देखने को मिली कि गवर्नर जनरल को पावर और दी गई, और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, इनको जो है इनकी पावर और कम की गई। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला, कौन से एक्ट में? 1793 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद एक एक्ट और आता है जो कि चार्टर एक्ट है 1813 का। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्ता रखता है। इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो ट्रेड का जो एकाधिकार था, जो कहा गया था 1793 में बढ़ाने को, तो 20 साल अब हो चुके थे। अब जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया ट्रेड की मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। बस चाय और चीन पर व्यापार पे इनका एक अधिकार मोनोपोली होगी, अन्यथा और किसी चीज़ पे नहीं होगी। तो एक तरीके से एक चीज़ और हुई कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा गया वहाँ से, इंग्लैंड से, कि वो आए भारत में और भारत में जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करें। तो जो क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार हुआ था वो चार्टर एक्ट 1813 से हुआ था, और आज भी देखने को मिल रहा है जो क्रिश्चियंस उसके हैं धर्मावलंबी, वो प्रचार में जुटे हुए हैं, आज भी प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है पत्थर की लकीर मान लिया। 1813 का जो एक्ट था उसमें बात कही गई थी, और आज तक ये प्रचार कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को ठगते भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, उस पर मेरी बात नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हुई कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए कहा गया, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च करा गया। लेकिन अभी भी समस्या ये थी कि ये एजुकेशन कैसा होगा, इनको वर्नाकुलर एजुकेशन होगा, या जो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होगा, या फिर जो है वेस्टर्न एजुकेशन होगा। तो 1833 का जो एक्ट आया, 1833 का एक्ट आया, उसमें पूरी पिक्चर क्लियर हुई। और मैकॉले मान्यूट जो निकल के आता है 1834 के आसपास का, उसमें सारी बातें कहेंगे कि नहीं वेस्टर्न एजुकेशन देंगे और भारत के लोगों को बाबू बना के छोड़ेंगे बस। और वो चीज़ें, वो मानसिकता जो थी गुलामी की, उसको इम्पार्ट करा गया। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी वो मैकॉले लेकर के आए, तो उसकी जो नींव पड़ी वो 1813 के चार्टर एक्ट में। साथ ही साथ ये कहा गया कि लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट कहा गया कि लोगों पर टैक्स लगाएंगे, और जो टैक्स नहीं देगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये 1813 का जो एक्ट था उसमें सारी बातें कही गई। अब इसके बाद एक्ट आता है 1833 का। इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। जो भी तक गवर्नर जनरल बंगाल के थे, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे।
और बेंटिक पहले जो है विलियम बेंटिक जो थे पहले गवर्नर जनरल बने। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को की जो कमर्शियल बॉडी थी, एज ए कमर्शियल बॉडी ट्रेड करने जो आई थी, तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था और वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई थी इस एक्ट में। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज कंपटीशन के लिए कहा गया कि इसमें बात कही गई कि सबके लिए ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन फिर कुछ लोग जो खड़े हुए और कहे कि ऐसा कैसे कर लेंगे, तो जिस वजह से फिर इसको जो है आगे के लिए टाल दिया गया। लेकिन इसके बाद जो एक्ट आएगा उसमें ये बात मान ली जाएगी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी होती है कि अब ब्रिटिश जो सिटीजन थे उनके पास राइट था कि वो ज़मीन खरीद सकते भारत में। और मैकॉले को जो है गवर्नर जनरल काउंसिल में एज ए लॉ मेंबर लाया गया, और इसी के बाद जो मैकॉले माइन्यूट जो निकल के आता है वो इसी के टाइम पे आता है। और जो स्लेवरी जो इलीगल डिक्लेयर करी गई वो इसी एक्ट के तहत, और साथ ही साथ जो है सती प्रथा जो एबॉलिशन एक्ट आया वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत आया, जिसमें राजा राम मोहन राय का काफ़ी सहयोग था। और साथ ही साथ एक लॉ कमीशन बैठाई गई, 4 मेंबर की लॉ कमीशन बैठाई गई जो भारतीय लॉ को पढ़ेगी जानेगी और उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली कौन से एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। अब एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853। इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या था? इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स ये देखने को मिलता है कि एक गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें 6 नए मेंबर्स की बात कही गई कि 6 जो नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो इसमें होंगे इस काउंसिल में। 4 जो होंगे वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से होंगे। कहाँ कहाँ से? ये 4 प्रेसिडेंसी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से होंगे। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होती है। और ये पहला था जिसमें जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इंडियंस को भी अलाउ हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप जा सकें। और एक चीज़ ओपन कंपटीशन देखने को मिलता है जो सिविल सर्विसेज को लेकर के ओपन कंपटीशन मिलता है, कि मैकॉले आए हुए थे तो मैकॉले के ही सिफारिश पर एक जो है कमेटी बैठाई गई इंडियन सिविल सर्विसेज को लेकर के, 1854 में ये सारी चीज़ें होती हैं कि ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस को देखने को मिलता है हमें। तो इस एक्ट का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। और लोकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने बात कही कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स था। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीयों पर शासन करने का पूरा जो है इंतजाम कर दिया गया 1853 तक, 1773 से 1853 तक। और लगभग जो मंशा थी 500 साल तक शासन करे, कम से कम 500 साल तक। और यदि समझिए कि 200 साल में इतना हो गया तो 500 साल में कितना होता है। तो ये चीज़ देखने में, तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ हम यहाँ तक ही रहेगा आज का क्लास। और इसके बाद जो रहेगा वो हम क्राउन रूल स्टार्ट करेंगे। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, इसके बाद का जो 1858 जो एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया जो आया उसको देखेंगे। और 2 वीडियो और आएंगी, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हमारा संविधान बना, कौन कौन से फीचर्स इन सारे एक्ट से उठाए गए। तो मिलते हैं तब तक के लिए। जय श्री राम, हरे कृष्ण, हरे राम।